दोस्तों, इतिहास गवाह है, जब भी कोई बड़ी अनहोनी हुई है तो उसके पीछे तीन चीज़ें होती हैं, या तो इंसान का शक, या गुस्सा, या फिर उसकी मानसिकता। और इन तीनों के चलते इंसान कर बैठता है एक ऐसी वारदात जो दूसरों के लिए या तो सीख बन जाती है या बन जाता है डर। सतर्क भारत में मैं आपके साथ साझा करूंगा क्राइम के कुछ ऐसे किस्से जिन्होंने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया। हमारा मकसद है आपको सतर्क करना, तो देखना ना भूलें सतर्क भारत, सिर्फ देश रोजाना पर। वेलकम टू देश रोजाना। मैं हूं किरण और आज मैं फिर से एक और क्राइम की कहानी, एक स्टोरी लेकर आप लोगों के लिए आया हूं। आप बहुत पसंद कर रहे हैं, काफ़ी अच्छे आप लोगों के मैसेजेस भी आते हैं, फीडबैक भी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं और मुझे भी अब बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है ये सब करने में, बिकॉज मुझे भी जानने को मिल रहा है, क्योंकि रिसर्च करनी पड़ती है तो पता लगता है कि भाई ये किस वजह से हुआ और इसके जो भी कंक्लूजन्स निकले वो क्या थे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है और आप लोग तक ये स्टोरी पहुँचाने में एक कनेक्शन बन जाता है हम लोगों का, जो कि काफ़ी अच्छा है। तो आज की स्टोरी, आज की कहानी एक बहुत हाई प्रोफाइल स्टोरी है। और हाई प्रोफाइल इसलिए क्योंकि जिनकी ये कहानी है या जिनकी ये स्टोरी है वो देश के एक जाने माने पर्सनैलिटी हैं। ये कहानी है सुनंदा पुष्कर की। आप में से बहुत से लोगों ने ये नाम पहली बार सुना होगा या कुछ लोगों ने पहले भी सुना होगा, लेकिन कई लोगों के लिए ये नाम नया होगा। तो मैं आपको बता दूं कि सुनंदा पुष्कर हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिस्टर शशि थरूर जी की वाइफ थी, उनकी धर्मपत्नी थी। लेकिन जिस वक्त की ये कहानी है उस वक्त शशि थरूर विदेश राज्य मंत्री हुआ करते थे। शशि थरूर की तीसरी शादी थी और सुनंदा पुष्कर की भी तीसरी ही शादी थी। दोनों ने एक इवेंट में मिले, धीरे धीरे मिलना शुरू हुआ और दोनों ने शादी कर ली। लेकिन उसके बाद आगे जो स्टोरी बढ़ती है हम डायरेक्ट उस पर आते हैं। तो ये सारी कहानी है जनवरी 2014 की। साल 2014 नया नया शुरू हुआ था और उस वक्त जो सरकारी बंगला मिला हुआ था रहने के लिए शशि थरूर को, उसकी रेनोवेशन का काम चल रहा था। उसमें रंगाई पुताई और जो भी चीज़ें ख़राब थी उनको दोबारा से व्यवस्थित करना, ठीक करना, ये सारा काम वहाँ पर चल रहा था। तो वेकेशंस मनाने के लिए कहो या किसी भी वजह से शशि थरूर पुष्कर को, सुनंदा पुष्कर को केरल लेकर चले गए, त्रिवेंद्रपुरम लेकर चले गए और वहाँ पर एक वैद्य से अपॉइंटमेंट ली हुई थी। वैद्य इलाज किस चीज़ का कर रहे थे? क्योंकि सुनंदा पुष्कर उस वक्त थोड़े से डिप्रेशन से जूझ रही थी और इसके अलावा उन्हें पेट की भी कोई बीमारी थी, शायद टीबी वगैरह थी, तो उनको कुछ बीमारियां थी। तो उन बीमारियों के इलाज के लिए त्रिवेंद्रपुरम चले जाते हैं दोनों कुछ टाइम के लिए, लगभग 15 दिनों के लिए ये लोग अब त्रिवेंद्रपुरम चले गए हैं। वहां से ये लोग लौटते हैं। लगभग 10-15 दिन बिताने के बाद ये लोग 15 जनवरी को वापस दिल्ली आते हैं। अब दिल्ली आने के बाद ये देखते हैं कि बंगला तो एज इट इज है, मतलब अभी भी उसमें रेनोवेशन का काम चल रहा है, मिस्त्री लगे हुए हैं, वर्कर्स हैं, सामान इधर उधर फैला हुआ है, कुछ भी व्यवस्थित तरीके से नहीं है। देन ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम कुछ टाइम के लिए चलो बाहर रह लेते हैं। तो वहीं चाणक्यपुरी में, क्योंकि शशि थरूर के बंगले के नज़दीक ही वो जो ये लोकेशन है वो थी, तो चाणक्यपुरी की 5 स्टार होटल द लीला होटल में ये लोग रूम ले लेते हैं। सेकंड फ्लोर पे रूम लेते हैं। लेकिन अजीब बात यहाँ पर ये है, मजे की बात, कि ये दोनों अलग अलग रूम लेते हैं। शशि थरूर ने वहां पर 2 रूम बुक कराते हैं, एक जिसमें सुनंदा जी रहेंगी और दूसरा जिसमें थरूर साहब रहेंगे। भाई दोनों की शादी हो चुकी है, दोनों पति पत्नी हैं, लेकिन फिर भी अलग अलग रूम में क्यों रह रहे हैं? तो इसके पीछे का रीजन मैं आपको बता दूं। इसके पीछे का एक रीजन था, उन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था। और झगड़ा किसको लेकर हुआ था? झगड़ा एक्चुअली में हुआ था एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को लेकर, जिसका नाम था मेहर तरार। हुआ ये कि मेहर तरार ने अपने जो ट्विटर अकाउंट है, उस वक्त पे ट्विटर हुआ करता था, आजकल एक्स है, उस वक्त पे ट्विटर हुआ करता था, तो उस पर उन्होंने शशि थरूर को लेकर कुछ चीज़ें लिखी थी जो कि सुनंदा जी को पसंद नहीं आई और मीडिया में फिर ये खबरें उड़ने लग गई कि भाई मेहर तरार और शशि थरूर के बीच में कुछ चल रहा है। तो इन चीज़ों को लेकर जो है सुनंदा पुष्कर काफ़ी नाराज थी थरूर से और उन्हें ये डर था कि कहीं उनका घर ना टूट जाए, तो वो थोड़ा सा पॉजेसिव हो गई और दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। अब मीडिया ने इस बात को और बढ़ा चढ़ाकर बताया, लोगों के सामने रखा एंड देन उसके बाद कुछ टाइम के बाद दोनों की स्टेटमेंट आती है, शशि थरूर और सुनंदा पुष्कर।
कि भाई हम दोनों के बीच में जो भी आप देख रहे हैं न्यूज़ चैनल्स पर, मीडिया में जो भी आप देख रहे हैं कि हमारा झगड़ा हो रहा है, हम अलग हो रहे हैं, ये सब र्यूमर्स हैं, सब बेबुनियादी बातें हैं। हम दोनों अपनी शादीशुदा लाइफ में काफ़ी खुश हैं और एक साथ रहते हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है। देन फिर अगले दिन ये लोग अपना रूम शिफ्ट कर लेते हैं 3rd फ्लोर पे, और 3rd फ्लोर पे कमरा नंबर 345 कमरा नंबर ये लोग लेते हैं, जो कि एक स्वीट रूम है। मतलब एक कैटेगरी होती है ना रूम्स की, भाई एक तो थोड़ा सा बेसिक सा है, फिर लग्जूरियस है, फिर स्वीट रूम है, फिर एक्स्ट्रा लग्जूरियस है करके। तो ये एक स्वीट कैटेगरी वाला रूम जो दोनों ले लेते हैं और उसमें दोनों रहते हैं। अब ये तारीख आ गई थी 16 जनवरी, क्योंकि 15 को वहां पर आए और अगले दिन दोनों ने रूम चेंज करके एक रूम में शिफ्ट हो गए, यानी कि 16 तारीख। अब 16 तारीख को दोनों स्वीट रूम में शिफ्ट हुए और पूरा दिन वहां पर बिताया। अब नेक्स्ट डे, अगले दिन 17 तारीख को कांग्रेस समिति की एक बैठक थी, एक मीटिंग थी, जिसमें शशि थरूर को भी आना था, क्योंकि सारे लोगों को बुलाया था। उस वक्त पे जो है शशि थरूर साहब कांग्रेस में थे एंड सबको जाना था, तो इनकी भी मीटिंग थी। तो 17 जनवरी की सुबह सुबह होटल का स्टाफ बताता है, द लीला होटल का स्टाफ बताता है कि दोनों के बीच में काफी झगड़ा हुआ, आपस में काफी शब्दों को एक्सचेंज किया गया इधर से उधर और काफी झगड़ा हुआ। लेकिन इस झगड़े से आगे निकलते हुए थरूर जी को वहां पर जाना था, तो वो लगभग 8:15 साढ़े 8 के तकरीबन अपने होटल से निकल गए। वो तो अपने चले गए और ये मीटिंग थी तालकटोरा स्टेडियम जो है वहां पर मीटिंग थी दिल्ली के। तो वो शशि थरूर साहब अपनी मीटिंग में निकल गए। अब पीछे से बसती है सुनंदा पुष्कर। अब सुनंदा पुष्कर रूम में अकेली हैं और झगड़े के बाद से वो थोड़ा सा परेशान हो गई हैं, थोड़ा सा फिर से डिप्रेस्ड वाली सिचुएशन उनके साथ हो गई है। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें। होटल का स्टाफ का यह कहना था कि सुनंदा जी ने सुबह से लेकर सोडा और पानी बेइंतहा मंगाना शुरू कर दिया था। मतलब कि वो दिन में ही उन्होंने जो है ड्रिंक करना स्टार्ट कर दिया था, शराब पीनी शुरू कर दी थी और वो लिमिट से ऊपर पीती चली गई। दिन में 3:30 बजे आखिर बार उन्होंने हाउसकीपिंग को बुलाया और उसके बाद जो है उन्होंने किसी को नहीं बुलाया। और जो है हाउसकीपिंग का जो बंदा गया था वहाँ पर उनको चीज़ें सर्व करने के लिए, उसका ये कहना था कि जब वो वहाँ पर गया तो कमरे की हालत काफ़ी ख़राब थी और वहाँ पर शराब की काफ़ी बोतलें रखी हुई थी, गिलास फैले पड़े थे, 1-2 गिलास टूटे भी पड़े थे नीचे। तो ये सारी चीज़ें थी वहाँ पर। लेकिन 3:30 बजे के बाद किसी को उन्होंने नहीं बुलाया अपने रूम में। अब 3:30 बजे लास्ट उनके रूम का गेट खुला था, उसके बाद लॉक्ड है। अब शशि थरूर जी आते हैं अपनी मीटिंग खत्म करके शाम को, रात के तकरीबन 8 बज गए हैं और थरूर जी अपने होटल वापस आए। तो आके उन्होंने पूछा कि भाई सुनंदा कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि वो तो अपने रूम में ही है। तो कहा कि फिर क्या किया दिन भर, तो उन्होंने बताया कि भाई हमसे तो जो है तो पानी और सोडा वगैरह मंगवाती रही, तो हम देते रहे। फिर 3:30 बजे के बाद उनका कोई ना फ़ोन आया, ना कोई मैसेज आया, ना कुछ। तो थरूर साहब ने कहा कि आप लोगों ने जानने की कोशिश नहीं की। तो एक बंदे ने कहा कि मैं 2-3 बार गया, मैंने बेल बजाई, लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो शायद हो सकता है वो सो रही होंगी। तो थरूर साहब ने कहा हाँ हो सकता है सो गई हूँ। तो वो अपने फ़ोन वगैरह पे बात करने लगे किसी से जी। अब देखते देखते बज गए 8:30। अब 8:30 बजे तक भी जब ऐसा कुछ नहीं हुआ तो थरूर साहब ने कहा कि यार ये कोई सोने का टाइम तो है नहीं, चलो मैं चल के उठा देता हूँ। तो क्योंकि फिर वही सर्कल जो होता है, साइकिल जो होती है हमारी नींद की, सोने की, बाकी सारी चीज़ों की, वो खराब हो जाती है। तो थरूर साहब ने कहा कि चलो मैं उठा देता हूँ जाके। अब जब शशि थरूर जी गए, उन्होंने भी बेल बजाई तो नो रिस्पॉन्स। अब शशि थरूर के साथ उनका पर्सनल सेक्रेटरी था, जो उनका पर्सनल असिस्टेंट था, वो भी उनके साथ ही था। अब दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं और सोच रहे कि भाई गेट क्यों नहीं खुल रहा है। तो जो स्वीट रूम था जो उन्होंने बुक कराया था, इन रूम्स की ना एक प्लस पॉइंट ये होता है कि इसकी 2 चाबियां होती हैं। तो एक जो सुनंदा जी के पास थी और दूसरी शशि थरूर जी के पास थी। तो अपनी वाली चाबी से गेट खोलते हैं और अंदर जाते हैं। अंदर जाकर देखते हैं भाई माहौल है सारा, बोतलें और गिलास वगैरह सब वही चीज़ पड़ी है सारी। तो वो फिर सीधा बेडरूम की तरफ जाते हैं। अब जो उनका पे है वो बैठ गया ड्राइंग रूम में और वो बेडरूम की तरफ चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने हल्का सा गेट खोल कर देखा तो सुनंदा जी बेड पर लेटी हुई है, रजाई उनके ऊपर डली हुई है और रजाई से उनका फेस पूरी तरीके से कवर नहीं है, ना तो वो दिख रहा है ना छुप रहा है, मतलब हल्का सा फेस दिख रहा है। तो वो 1-2 आवाज़ लगाते हैं कि भाई सुनंदा उठो, ये क्या टाइम है सोने का करके। तो कोई रिस्पॉन्स नहीं, ने कहा चलो सो ही रही होगी। तो फिर वो वापस ड्राइंग रूम में आ जाते हैं, 1-2 फ़ोन वगैरह करते हैं, तो फिर वापस से जाते हैं कि यार बहुत ज़्यादा ये तो लेट हो रहा है,
तो वो जाकर फिर जैसे हम किसी को उठाते हैं ना कि ऐसे थोड़ा सा हिला के भाई उठ जाओ करके, तो हो गए, उन्होंने रजाई को हटाया और उनको थोड़ा सा हिलाया कि सुनंदा उठो उठो, देन कोई रिस्पॉन्स नहीं। अब जब ये रिस्पॉन्स नहीं आता है तो अब यहाँ पर शशि थरूर को लगता है कि भाई कोई गड़बड़ है। वो फटाफट अपने पीओ को बुलाते हैं, उनका पीए अंदर आता है, वो भी मैम मैम करके, मैडम मैडम उठ जाइए करके, वो नहीं होता। तो आनंद फानंद में इनको कुछ समझ आता नहीं, ये लोग फटाफट से डॉक्टर को कॉल करते हैं। डॉक्टर तुरंत आता है, डॉक्टर आकर देखता है, सारी चीजें चेक करता है और कहता है कि ये सो नहीं रही है, ये मर चुकी हैं। अब सबके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। शशि थरूर, उनका पर्सनल सेक्रेटरी और बाकी जो होटल का स्टाफ वगैरह सब वहां पर इकट्ठा हो गया था, क्योंकि डॉक्टर आया था तो सब कि भाई क्या हो गया, तो काफी सारे लोग वहां पर स्टाफ वगैरह के आ गए थे वो भी। अब सब लोग ये सोचते हैं कि ये हुआ तो हुआ कैसे, और डॉक्टर ने तो उन्हें मृत घोषित कर दिया। तो अब पीए जो है वो भी बहुत घबरा गया, पर्सनल सेक्रेटरी जो है वो भी बहुत घबरा गया। तो उसने पहले 100 नंबर पर और फिर सरोजनी नगर के पुलिस स्टेशन के एसएचओ को फोन किया कि ऐसे ऐसे हो गया। तो एसएचओ फिर अपनी टीम लेकर होटल पहुंचता है, सारी चीजों की जांच करता है और बॉडी को भेज देते हैं पोस्टमार्टम के लिए एम्स में। अब सबको वेट होता है सिर्फ एक चीज का, और वो है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्या कहेगी और क्या चीज सामने निकाल कर लाएगी। इन बिटवीन, इस दौरान ये बाकी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करते हैं पुलिस की जो टीम है, जैसे कि होटल स्टाफ से पूछना, सीसीटीवी फुटेजेस देखना, भाई कौन आया था, कौन गया था, कौन मिलने आया था क्या, और होटल स्टाफ से भाई आपको बुलाया, क्या क्या एक्टिविटीज थी, आपने क्या नोटिस किया, क्या देखा, ये सारी चीज़ें शशि थरूर जी से और उनकी भी मौजूदगी देखी गई कि भाई हाँ वहाँ पर मीटिंग में थे ये। तो ये सारी जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं ये पुलिस वाले जो हैं वो अपनी पूरी करते हैं, लेकिन सिर्फ वेट होता है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का। और ये सारी फॉर्मेलिटीज़ करने के बाद जब कुछ हाथ नहीं लगता तो फिर वो थोड़ा रूम को टटोलना शुरू कर देते हैं। रूम में से देखते हैं कि शराब की बोतलें हैं, गिलास पड़े हैं और कुछ काफ़ी सारी दवाइयाँ वहाँ पर रखी हुई हैं। काफ़ी दवाइयाँ, बिकॉज वो थोड़ा सा बीमारी से जूझ रही थी तो कुछ दवाइयाँ वहाँ पर रखी हुई थी, लेकिन उन सारी दवाइयों में 2 दवाई के पत्ते थोड़े से अलग थे। अब उनमें 30 खाने होते हैं, जैसे होते हैं ना भाई, एक खाने में एक टेबलेट है, दूसरे में दूसरी टेबलेट है, तो ऐसे करके होते हैं। तो टोटल 30 खाने थे, लेकिन उनमें से 27 खाली थे। सिर्फ 3 गोलियां बची हुई थी पत्ते में और 27 गोलियां खाली थी। अब यहाँ पर 2 बातें आती हैं, या तो सुनंदा ने टाइम टू टाइम अपनी दवाइयाँ खाई हैं, या फिर उन्होंने 27 गोलियां एक साथ खा ली हैं। अब ये सवाल यहाँ पर आकर रुक गया। अब सबको वेट पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का, और इसी दौरान इसी बीच मीडिया में ये खबर एकदम आग की तरह फैल जाती है कि भाई होटल के दलीला होटल में शशि थरूर की वाइफ सुनंदा पुष्कर को मृत पाया गया। और फिर मीडिया में, आप जानते हैं मीडिया में ये सारी खबरें उछलने लग जाती हैं, मेहर तरार वाली बातें दोबारा आ जाती हैं कि भाई ऐसे ऐसे हुआ है। इन सारी चीज़ों को सर्कुलेट करना स्टार्ट कर देते हैं, कड़ी से कड़ी जुड़ना चालू हो जाती है। और फिर इसी बीच मेहर तरार का भी एक स्टेटमेंट आती है कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं उनसे सिर्फ एक अच्छी दोस्त हूँ उनकी, हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ एक दूसरे को अच्छे तरीके से जानते हैं। ये सारी चीज़ें सर्कुलेट हो रही थी और सारी चीज़ें साइड बाय साइड चल रही थी, लेकिन सबको सिर्फ इंतजार था एक चीज़ का, और वो थी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट। सबका इंतजार खत्म होता है और आखिर वो घड़ी आ जाती है जब एम्स से पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है। अब सबको ये लगता है कि भाई सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों ये सब चीजें हैं, लेकिन रिपोर्ट आने के बाद रिपोर्ट केस को सुलझाने की जगह और उलझा देती है। क्योंकि उसमें रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि इनकी जो डेथ है वो किस वजह से, मतलब कारण ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं था, क्लियर नहीं था। तो उसमें लेकिन ये लिखा हुआ था कि एक तो भाई इनकी जो वो डेथ है वो बहुत ज्यादा ओवरडोज की वजह से हो गई है, ड्रग्स के ओवरडोज की वजह से हो गई है, जिसको वो झेल नहीं पाई और उनकी डेथ हो गई है। या फिर जो ओवरडोज है वो जहर बन गई, या तो ये हो सकता है, या जो ड्रग्स की ओवरडोज है वो जहर बन गई, या फिर बहुत ज्यादा अल्कोहल के साथ ड्रग्स लेने से वो जहर बन गई, इस वजह से सुनंदा जी को अपनी जान खोनी बैठी। लेकिन अगर ओवरडोज जहर बन गई या अल्कोहल के साथ पीने से जहर बन गई, तो क्या सुनंदा जी ने ये खुद लिया सुसाइड अटेम्प्ट करने के लिए, या फिर किसी ने उनको दिया, या फिर कोई वो बंदा था जिसे पता था कि भाई अल्कोहल के साथ अगर बहुत ज्यादा ड्रग्स की ओवरडोज दी जाएगी तो वो जहर बन जाएगी और इसकी वजह से उनकी डेथ हो जाएगी। तो ये बहुत सारी चीजें एक साथ उस रिपोर्ट में आई
और टोटल मिलाकर उस रिपोर्ट ने इस केस को सुलझाने की जगह और उलझा दिया। अब पुलिस वाले बहुत ज्यादा परेशान, जो डिपार्टमेंट के लोग थे वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। अब ये सारी चीजें चल रही थी और साथ ही साथ जो सुनंदा जी का बेटा था, जो उनको दूसरे हस्बैंड से था, वो दुबई में रहता था। अब वो उनकी डेथ की खबर सुन के वापस आ गया और उनका सारा अंतिम संस्कार हुआ, जो भी सारी चीजें सुनंदा जी की वो हो गई। लेकिन किसी ने भी सुनंदा जी की फैमिली में से, उनके बेटे ने, उनके भाई ने, उनके फैमिली वालों ने, किसी ने भी इस चीज पर कोई आपत्ति नहीं जताई या शशि थरूर जी के ऊपर कोई ब्लेम नहीं लगाया कि इस इंसान ने जो है इनको मरवा दिया या मार दिया, जो भी चीजें हैं, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन डिपार्टमेंट के लोग तो अपना काम करेंगे। जांच चल रही थी, सब कुछ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। और क्योंकि इन दोनों की शादी को अभी 4 साल ही हुए थे, ये बात है 2014 की, और 2010 में इन लोगों ने शादी की थी। तो क्योंकि इनकी शादी को सिर्फ 4 साल ही हुए थे, तो ऐसे जो केस होते हैं वो एसडीएम के अंडर चले जाते हैं। तो वहाँ का जो एसडीएम है वो वापस आए, इस केस में कूदे। उन्होंने भी सारी जांच पड़ताल की और जो फॉर्मेलिटीज पहले हो चुकी थी, जैसे कि होटल के स्टाफ से पूछना, थरूर जी से पूछताछ करना, सीसीटीवी फुटेजेस देखना और सर्कमस्टांसेस को एविडेंशियल तरीके से देखना, ये सारी चीजें उन लोगों ने वहाँ पर की, एसडीएम जी ने। लेकिन उनके हाथ भी सिर्फ वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ही लगी, जिसमें ये लिखा था कि भाई डेथ का कोई स्पेसिफिक रीजन अभी तक कोई क्लियर नहीं है। तो पुलिस यही मानकर चल रही थी कि भाई ये ओवरडोज की वजह से डेथ हुई है। लेकिन इसी बीच उस डॉक्टर का, एम्स के उस डॉक्टर का एक बयान आता है, एक स्टेटमेंट आती है, जिसने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बनाई थी। उसका ये कहना था कि भाई इस रिपोर्ट को बनाने के लिए, अपने हिसाब से बनाने के लिए उनके पास ऊपर से प्रेशर था। उनके पास फोन आया था ऊपर से कि उस रिपोर्ट को ऐसे बनाया जाए। अब सबकी शक की सुई घूमी शशि थरूर जी के ऊपर कि ये काम तो इन्होंने ही करवाया है, और इन सब चीजों ने मामले को फिर से गरमा दिया। अब सारा प्रेशर आ गया दिल्ली पुलिस के ऊपर। अब यहां पर 2 बातें निकलती हैं कि सुनंदा जी की जो डेथ हुई, क्या वो ओवरडोज जो ड्रग्स की उन्होंने ली थी उनकी वजह से हुई, या फिर उन्हें पॉइजन की वजह से अपनी जान खोनी पड़ी। और अगर पॉइजन से उनकी जान गई भी है, तो क्या वो पॉइजन उन्होंने खुद सुसाइड अटेम्प्ट करने के लिए, क्योंकि डिप्रेशन का शिकार थी और डिप्रेशन में आदमी क्या करा कुछ समझ आता नहीं है, या फिर किसी ने उन्हें जानबूझ के ड्रग्स दिया, धोखे में मिला दिया, उसको ड्रग्स देके ऐसा काम किया। और अगर ड्रग्स दिया तो कौन सा दिया। तो ये सारी चीजें क्लियर नहीं हो पा रही थी। अब इसके बाद विरसा की रिपोर्ट भी आई, जो फोरेंसिक रिपोर्ट आती है। पहले तो पोस्टमार्टम होता है, उसकी रिपोर्ट आती है, फिर फोरेंसिक में जो जांच चल रही है वो, उसके बाद एक और विरसा की रिपोर्ट आती है। तो विरसा की रिपोर्ट में भी ये क्लियर नहीं हुआ कि भाई जहर दिया गया है तो कौन सा दिया गया है और कितनी मात्रा में दिया गया है, ये भी जरूरी होता है। लेकिन वो अमाउंट भी नहीं पकड़ी जा रही थी, जिससे मतलब इतनी बहुत कम मात्रा में दिया था जिसे पकड़ पाना असंभव था, इम्पॉसिबल था कि भाई इतनी मात्रा में इतनी इसकी वो दी गई है, डोज दी गई है जहर की। अब दिल्ली पुलिस के ऊपर बहुत तगड़ा प्रेशर आ चुका था इस चीज को लेकर, क्योंकि 2014 में सरकारें बदल गई थी, तो मामले ने अब राजनीतिक टूल पकड़ना शुरू कर दिया था। अब यहां पर सारा जो डंडा घूमकर आया वो आया दिल्ली पुलिस के सर पे। और ऐसे में दिल्ली पुलिस ने एक डिसीजन लिया। उन्होंने डिसीजन लिया कि अब हम इन सैंपल्स को यूएसए में एफबीआई की लैब में भेजेंगे टेस्ट करने के लिए, बिकॉज एफबीआई की एक अपनी लैब है, एफबीआई आप सब जानते हैं, तो उसके जो इक्विपमेंट है वो बहुत एडवांस्ड है। तो अब एक यही उम्मीद टिकी थी कि शायद एफबीआई की जो रिपोर्ट आएगी उससे कुछ निकल जाए। तो दिल्ली पुलिस के 2 सीनियर ऑफिसर यूएसए गए, सैंपल्स लेकर वहां पर लैब में दिया उनको, वहां पर वेट करने लगे एक उम्मीद के साथ। लेकिन जब रिपोर्ट बाहर आई तो एज इट इज, जहां पर हम खड़े थे वहीं पर खड़े। वहां की लैब भी कुछ भी पकड़ने में फेल हो गई, उनके हाथ भी कुछ नहीं लगा। सेम रिपोर्ट कि भाई या तो ड्रग्स की ओवरडोज हुई है या फिर जहर पॉइजन दिया गया है, या फिर ये भी हो सकता है कि बहुत ज्यादा अल्कोहल के साथ लेने से ड्रग्स को वो पॉइजन बन गया है। तो जहां पर वो खड़े थे वहीं पर आकर फिर से खड़े हो गए। 4 साल तक ये सारी जांच पड़ताल चलती रही और 2018 में दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में एक चार्जशीट जो है दायर की, और उस चार्जशीट में उन्होंने लिखा था 498A आईपीसी की एक ऐसी धारा है जिसमें कि पति पत्नी का झगड़ा या सुसाइड के लिए उकसाना, इस टाइम के ऑफेंसेस आते हैं, जो क्राइम आते हैं। तो उसके अंदर शशि थरूर जी का नाम वगैरह लेके उसमें कोर्ट में याचिका दायर कर दी। कोर्ट ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन आज तक शशि थरूर जी की एक बार भी गिरफ्तारी नहीं हुई, बिकॉज वो हमेशा यही चैलेंज करते रहे कि भाई अगर मेरे अगेंस्ट कोई प्रूफ है तो मैं तैयार हूं मैनेज करने के लिए, मैं तैयार हूं आपका साथ देने के लिए, आप जो भी करेंगे मैं उसमें एडजस्ट करूंगा सारी चीजें। लेकिन आपके पास कोई प्रूफ ही नहीं है, तो आप मुझे ऐसे बिना किसी प्रूफ के गिरफ्तार नहीं कर सकते। बात तो सही है उनकी भी।
तो ये एक चार्जशीट दायर हुई जो आज तक ऐसे ही दायर रखी है, और आज इतने साल बीत चुके हैं इस चीज़ को, इस वारदात को, लेकिन आज तक इस मामले में जहां पर वो लोग उस दिन खड़े थे आज भी वहीं खड़े हैं। दो ही चीज़ें हैं, या तो ड्रग्स की ओवरडोज की वजह से डेथ हुई या फिर पॉइजन। और पॉइजन भी क्यों बना, या तो ड्रग्स की जो ओवरडोज है वो पॉइजन बन गई, या फिर बहुत ज़्यादा अल्कोहल के साथ ड्रग्स लेने से वो पॉइजन बन गया। इसके बाद भी दो चीज़ें आई कि अगर पॉइजन है तो क्या वो ड्रग्स और अल्कोहल से बना या फिर किसी ने पॉइजन दिया, और अगर दिया तो किसने दिया और कौन सा दिया। क्या उस बंदे को जिसने भी ये दिया उसे पहले से पता थी कि भाई इतनी कम इसकी कैपेसिटी, इतनी कम इसकी मात्रा रखेंगे तो वो पकड़ में नहीं आएगा। तो ये सारी चीज़ें और बहुत कुछ इस केस में आज तक है जो कि बहुत उलझन भरा है, और आज तक उसका कोई सोल्यूशन, कोई जवाब किसी के पास भी नहीं है। एट द एंड यही है कि ये केस आज भी चल रहा है। फ्यूचर में इसका क्या होगा क्या नहीं होगा हम नहीं जानते, लेकिन इसके कोई प्रूफ है नहीं आज तक भी। तो यही आज की कहानी थी जो मुझे आपको सुनानी थी, और मैंने आपको सुनाई। एंड मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद भी आई होगी, बहुत कुछ आपको इससे सीखने को भी मिलेगा। और कि जैसे सीखने से मेरा मतलब होता है कि कौन कौन सी धाराएं आईपीसी के अंडर जो आती हैं वो किस चीज़ के लिए होती हैं, और क्रिमिनल कितना भी शातिर माइंड हो वो पकड़ा जाता है, लेकिन जो निर्दोष होता है वो छूटता है, रिहा होता है। ऐसी सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं, जानने को मिलती हैं सतर्क भारत के इस शो में, और बाकी सारी चीज़ें हैं। तो ऐसे ही और भी एपिसोड्स और भी किस्से कहानियाँ सुनने के लिए, इससे अदर भी करंट अफेयर्स की खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए देश रोजाना के यूट्यूब चैनल को, लोगों तक शेयर भी कीजिए। इसके अलावा देश रोजाना और रेडियो रोजाना की एप्लीकेशन को आप लोग अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं, चाहे वो एप्पल का है चाहे एंड्रॉयड का है। तो फटाफट से, देरी किस चीज़ की है, जाइए ये काम कीजिए। मैं चलता हूँ, फिर से लौटूंगा एक और नए किस्से, एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप बने रहिए देश रोजाना पर।